morning students. Today we will start our geography chapter first, resources and development. बच्चों आज हम अपना geography का first chapter start कर रहे हैं and our first chapter is resources and development. geography का जो first chapter है वो resources और development का है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसोर्स क्या है एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा चैप्टर का जो मेन हेडिंग है वो यही है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या है। तो देखिए बेटा, रिसोर्स क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। प्रत्येक वह चीज़ जो वातावरण से हमें प्राप्त हो रही है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है, संसाधन कहलाती है। बट लेकिन अब आप ये लेकिन ये जो चीज़ हमें एनवायरनमेंट से प्राप्त हो रही है, मतलब अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एनवायरनमेंट से प्राप्त हो रही हैं, हम एनवायरनमेंट से गेन कर रहे हैं और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी ही चीज़ें, हम इन सभी चीज़ों को रिसोर्स कह सकते हैं? नो, हम इन सभी चीज़ों को रिसोर्स नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए 3 क्राइटेरियाज होने चाहिए। आप देखिए जो 3 क्राइटेरियाज हैं उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। जो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि वो जो भी चीज़ है, जैसे मैं देखो आपको एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। एग्जांपल के लिए अब हमें पता चलता है कि कहीं पर क्या है, कोयले के बहुत ज़्यादा कोल माइन हमें पता लगे कि वहाँ पर उस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कोयले की खान है। अगर हम वहाँ से माइनिंग करते हैं, वहाँ से हम उस एरिया को खोदते हैं तो क्या है, हम वहाँ से कोयले को निकाल सकते हैं। बट अब अगर हमारे पास टेक्निकली हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या है, हम उस कोयले को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हम उस कोयले को कोल को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो वो क्या है, हमारे लिए उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है? फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। अब फर्स्ट तो चलो हमारा हो गया है, ओके। हमारे पास टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट से जो टेक्निक्स थी वो हमने फुलफिल कर ली हैं। देन सेकंड इज इकोनॉमिकली फिजिबल। जो सेकंड पॉइंट आता है, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, जहाँ पर इकोनॉमी आ जाती है, इकोनॉमी मीन्स पैसा, मतलब इससे पैसे से रिलेटेड होती है इकोनॉमी। तो क्या है, हमने इसके लिए क्या है, हमें पता है कि भाई जो अगर हमें माइनिंग करनी है तो इसके लिए क्या है, मैन पावर की भी ज़रूरत होगी। बड़ी बड़ी जो जेसीबी हैं, बड़ी बड़ी खुदाई की मशीनें हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी। बट ये इन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमें पैसे की ज़रूरत होगी। तो अगर हमारी फर्स्ट जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है तो उसके साथ क्या है, हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। सेकंड इज इकोनॉमिकली। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं तो क्या है, हमारे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है। जो कोयला है, कोयले के जो भंडार है वो एज इट इज़ रह जाएंगे, उनका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होगा, वो यूजलेस रह जाएंगे। एंड देन थर्ड वन इज, और इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि जो चीज़ हम निकाल रहे हैं बाहर, जो चीज़ हम, जैसे हम कोयला अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो क्या है, जो कोयला है, कोल है, वो जो अगर हम, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर 100 रुपीज़ अगर हम खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन वो निकालने के बाद उस 100 रुपीज़ से क्या है, अगर हमें 200 रुपीज़ का बेनिफिट होता है, यानी कि अगर कोई 100 रुपये अगर हम किसी चीज़ पर लगा रहे हैं और हमें फ़ायदा उसके ऊपर कंप्लीट क्या है, उस पर हमें 200 रुपीज़ हमें रिटर्न मिल रहे हैं। इट मीन्स क्या, हमें 100 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तब तो देखो हम उस कंडीशन के अंदर क्या है, हम उस कंडीशन के अंदर अपना आगे से ज़्यादा हम अपना रिजल्ट देंगे। बट अगर हमने 100 रुपीज़ खर्च किए हैं लेकिन हमें पता लगता है कि हमें सिर्फ वहाँ से 10 रुपये ही मिल रहे हैं, 20 रुपये ही मिल रहे हैं, तो उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। एंड देन थर्ड वन इज थर्ड आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो अब थर्ड देखिए क्या है, जैसा हमें पता लगा है कि कोयले की खाने हैं, लेकिन जो कोयले की कोल माइंस हैं वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर क्या है, बहुत पुराना मंदिर है,
या कोई बहुत पुराना स्कूल है किसी गांव के अंदर है, तो क्या है, अब हम वहाँ पर जाएंगे, अब वहाँ के गांव के जब सब लोग हैं उन सब से हम बात करेंगे, उनको हम समझाएंगे कि भैया अगर इस हम स्कूल को तोड़ना चाह रहे हैं या मंदिर को तोड़ना चाह रहे हैं, इसके नीचे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कोल माइंस हैं। तो क्या है, जो गांव के लोग हैं उनको तो देखो इसी तरीके से समझ में आएगा, उनके दिमाग में क्या पिक्चर जाएगी कि है ना, भाई इस स्कूल के अंदर तो हम हमारे घर के सभी गांव के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन अगर ये स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो कोयले की खान से कोयला निकालेंगे, कब कोयला निकलेगा, कब उसका यूज़ होगा, तो क्या है, वो उनको उनके लिए इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कहने का अभिप्राय है बेटा, जो थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जिस जगह से हमें वो बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पर अगर सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पर एक्सेप्ट है, तो ये जब ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होती हैं तो उस टर्म को क्या है, रिसोर्स कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स किसे कहते हैं, कि हर चीज जिससे हमें, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, जो सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रही हैं, वो ही क्या है, संसाधन या रिसोर्स कहलाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है कि जो जितने भी रिसोर्स हैं उन सबसे ऊपर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स। अब जो हम खुद हैं, हम सभी क्या है, हम सभी एक रिसोर्स में ही आते हैं और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए अब जो बड़ी बड़ी, अब जो मैन पावर है, या जो हमने उसको खुदाई माइनिंग करने के लिए जो हम बड़ी बड़ी जेसीबी लेकर आए हैं, या जो भी हम बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए हैं, तो वो क्या आसमान से थोड़ी टपक गई हैं, वो आसमान से तो नहीं आई है ना, तो वो भी क्या है, वो कहाँ से आई है, उन लोगों उसको किसने तैयार किया, उनको हम लोगों ने तैयार किया है, ह्यूमन बीइंग ने तैयार किया है। तो अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर नई नई स्किल्स नहीं होंगी, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तो क्या है, हम अगर हमें इन चीज़ों को यूज़ करना नहीं आता होगा तो क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, इन प्रकृति के बीच में, बिटवीन टेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए मानव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रह जाएंगी, उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। आगे देखिए आगे देखो बेटा, आगे है अब जो आप लोग क्या सोचते हैं कि हम में सभी लोग क्या सोचते हैं कि जो ये संसाधन है वो हम लोगों के द्वारा ही तैयार हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम तो खुद क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम लोग नहीं होंगे तो क्या ये सारे रिसोर्सेज यूजलेस हो जाएंगे। अब आगे है, जो ये रिसोर्सेज हैं, इन सभी रिसोर्सेज को क्या है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा ध्यान से सुनना। अब देखिए, इसके 4 पार्ट्स के अंदर, मेजर 4 पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि इनके तैयार होने के आधार के ऊपर इन्हें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक, ये आगे आपको मैं बताती हूँ। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल, सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। एंड लास्ट वन इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये बेटा ये 4 प्रकार के इसके मेन इसके क्लासीफाई बताए गए, तो इसके अकॉर्डिंग इसे क्या है, क्लासीफाई किया गया है। अब देखिए, आपकी बुक के अंदर ये फ्लो चार्ट दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपको ऊपर दिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। ये आपके रिसोर्स के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन। नेचुरल जो होता है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, और ह्यूमन बीइंग यानी जो हम लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये अभी इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। अब रिन्यूएबल को भी 2 पार्ट्स में किया गया है, कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार, एंड बायोलॉजिकल, जैविक रूप से। अब जो बायोलॉजिकल है उसके भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नेचुरल एंड
वाइल्ड लाइफ। ओके, आगे नॉन रिन्यूएबल के 2 टाइप्स हैं, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। इसके एग्जांपल रिसाइकेबल के हैं मेटल्स और नॉन रिसाइकेबल के हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अब ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन में देखिए क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो बेटा हम इसको अब सबको आगे एक एक करके हम इसको क्या है डिस्कस करते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अब देखिए बेटा आगे एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। देखिए फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक। तो देखो बेटा ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। बायोटिक अबायोटिक ये साइंस में भी आता है। बायोटिक इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव। तो बायोटिक में क्या है, जितनी भी ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स, जिसके अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स आती हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी किसमें आती हैं, बायोटिक में आती हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी किसमें आती हैं, अबायोटिक में। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, ये सभी किसमें आती हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज में आती हैं। ओके, आगे देखिए अब नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी होता है कि इसकी समाप्ति के आधार पर, मतलब ये चीज़ कब ख़त्म होगी, कितने समय तक चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। तो इसका फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जिसे क्या है फिजिकल रूप में, केमिकल रूप में या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम इन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिन्हें हम फिर से तैयार कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स हम जिसे फिर से तैयार कर सकते हैं, इसे हिंदी में नवीकरणीय बोला जाता है। तो जिसे हम फिर से तैयार कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में देखिए इसके भी नाम से ही पता लग रहा है कि इन्हें क्या है बहुत लंबा समय लग जाता है, मतलब हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इन्हें दोबारा से तैयार करने में। और इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार ख़त्म हो जाए तो हम उसे दोबारा से तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेन मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। तो इस प्रकार जो मिलियंस मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं इनको तैयार होने में, और अगर हम इनका रेकलेसली मतलब बुरी तरह से अगर हम इनका यूज़ करते रहेंगे तो क्या है, ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास आगे फ्यूचर में इसे यूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या है, धीरे धीरे करके क्या है ये ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास आगे फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें एग्जाम्पल आप मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ओके, आगे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आप देखिए ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसमें देखिए बेटा फर्स्ट आता है इंडिविजुअल। देखो ये बहुत ही इजी है। इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर हमारा खुद का अधिकार हो जाता है, हमारा खुद का हक होता है, हमारा खुद का इसके ऊपर, तो इंडिविजुअल होते हैं जिसके ऊपर पर्टिकुलर किसी एक प्राइवेट जिसे बोला जाता है, मतलब प्राइवेट रूप से, या इसे हिंदी में व्यक्तिगत भी बोला जाता है। जैसे पुराने समय में क्या होता था, गांव के अंदर जो किसान वगैरह होते थे, फार्मर्स होते थे, उनके पास अपने खुद के लैंड होते थे और कुछ लैंड ऐसे होते थे जो क्या है जिसको पर जो अपने लैंड को मजदूरी को उसको जो जमींदारों को दे दिया जाता था, वो मतलब उस पर उनसे क्या है लगान वगैरह टैक्स वगैरह वो उनसे लेते थे। तो इस प्रकार से जो हमारी खुद की जो संपत्ति होती है जिसको हम खुद इंडिविजुअली जिसे यूज़ कर सकते हैं, जिसको पर किसी और का कोई भी अधिकार नहीं होता है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें एग्जांपल क्या डाल सकते हैं, जैसे प्लांटेशन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे अर्बन एरियाज़ के अंदर जैसे हमारे खुद के घर हैं, हमारे खुद के प्लॉट हैं, वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता है। तो जो इंडिविजुअली हम लोग जिसे यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी देखो इसके भी नाम से ही पता लग रहा है, कम्युनिटी ओन मतलब जिसके ऊपर क्या है पूरे समुदाय का, पूरे ग्रुप का, पूरे गांव का जिसके ऊपर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वो उसके अंदर वो इसमें कम्युनिटी ओन रिसोर्स के अंदर आते हैं। जैसे
पूरे गांव के अंदर क्या है, कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, मतलब अपने पशुओं को चराने के लिए जो ज़मीन होती है वो क्या है, सबकी कॉमन होती है, वो पर्टिकुलर अलग अलग किसी की नहीं होती है। बरियल ग्राउंड्स, बरियल होता है जहाँ पर मरने के बाद, डेथ होने के बाद जो डेड बॉडी होती है उसे दफनाया जाता है या जलाया जाता है, तो वो भी क्या है, सबका कॉमन होता है, वो अलग अलग किसी का नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ें जिसको सभी, पूरा समुदाय, पूरा ग्रुप जिसे मिलकर तैयार यूज़ कर रहा है, वो सभी क्या कहलाएगा, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कहलाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक में, जैसे पब्लिक पार्क है, जू है, म्यूजियम है जिसे हम सभी यूज़ करते हैं, रोड्स हैं, पार्क्स हैं जिसको हम सब लोग मिलके यूज़ कर रहे हैं, वो सारे किस में आते हैं, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नेशनल और इंटरनेशनल। बेटा अब इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। देखिए नेशनल और इंटरनेशनल क्या होता है, तो नेशनल देखो इसके नाम से भी पता लग रहा है, जिसके ऊपर पूरे राष्ट्र का, पूरे नेशन का जिसके ऊपर स्वामित्व होता है वो क्या कहलाता है, जिसे मतलब पूरा देश जिसे एक बार में यूज़ कर सकता है वो क्या है, नेशनल रिसोर्स कहलाता है, पूरी कंट्री। तो इसमें क्या दिया गया है, जैसे ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, ये सारी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, और इसके अलावा ओशियनिक एरिया है। अब देखो इसको पॉइंट को मैं आपको क्लियर करती हूँ। ओशियन, इससे क्या है, छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इससे, वेरी शॉर्ट। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, 12 नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो किस में आता है, वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है, यानी कि उसके ऊपर एक देश का स्वामित्व होता है, एक देश का अधिकार होता है। तो देखो बेटा मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ, ये मैंने आपको अलग से एक पेपर पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको देखो समझा रही हूँ। देखिए जो कोस्टल, जो हमारे समुद्र का, सी का जो एरिया होता है उसे क्या है, तीन मेजर पार्ट्स के अंदर उसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि नॉटिकल जो होता है, नॉटिकल क्या होता है बेटा, जो समुद्र के अंदर जो पानी को मापने का जो डिस्टेंस होता है वो इसकी यूनिट होती है। तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है, 1.85200 किलोमीटर। देखिए ये होता है, एक नॉटिकल माइल के अंदर 1.85200 किलोमीटर एरिया इसके अंदर आता है। तो इसको क्या है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, टेरिटोरियल सी, इसके अंदर 12 नॉटिकल माइल्स आता है। सेकंड आता है कॉन्टिजियस जोन, जिसके अंदर भी 12 आता है, यानी कि ये क्या है, फ्रॉम बेस लाइन, ये क्या है, फ्रॉम बेस लाइन, ये बेस लाइन से 12 तक है। ओके, अब बेस लाइन से आगे 12 तक ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। टोटल 12 और 12 कितना हो गया, 24 हो गया। तो बेस लाइन से अगर देखा जाए तो बेस लाइन से 24 तक का जो एरिया होता है वो कॉन्टिन्यूस जोन कहलाता है। एंड लास्ट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो बेस लाइन से फ्रॉम बेस लाइन से 200 तक का जो एरिया होता है वो EEZ जोन में आता है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो इसको पर किसका, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसका हक होता है, इसको पर नेशनल का मतलब किसी देश का नहीं होता है, इसके ऊपर पूरे ये दूसरे जो कंट्रीज होती हैं उसका इसके ऊपर स्वामित्व आ जाता है। तो ये देखिए मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इसके अंदर 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो तो क्या है, हमारे जैसे एग्जांपल के लिए हमारे भारत का ही ले लीजिए। तो भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ से लेकर जो 12 नॉटिकल जो माइल तक का एरिया है उसमें तो क्या है, हमारे भारत का स्वामित्व होता है, हक होता है। उसके बाद जो कॉन्टिजियस जोन आता है उसके अंदर भी क्या है, हमारे भारत का हक होता है, यानी कि बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया वो हमारे भारत का है। इसके अलावा आगे 200 जो नॉटिकल जो एरिया होता है वो भी, उसके ऊपर भी हमारा हक होता है, हम उस एरिया के अंदर वहाँ पर अपना किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। बट जो 200 नॉटिकल जो माइल होता है उससे आगे का जो एरिया होता है उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं होता है, वो इंटरनेशनल में आ जाता है। ये पॉइंट आगे आ रहा है। तो आप बस इतना याद रखिए, जो 12 नॉटिकल माइल है वो क्या है, उसके ऊपर हमारा, वो हमारे अंडर में होता है, उसके ऊपर हमारा हक होता है, वो नेशनल में आता है। ओके, आगे देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल में देखिए, इंटरनेशनल में क्या है, जैसे इसमें भी ओशियन का ही, जिसके ऊपर मतलब क्या है, पूरे इंटरनेशनल, जैसे सन, मून, स्टार्स, इसके ऊपर क्या है, हमें अकेला भारत ये नहीं कह सकता कि चांद हमारा है,
सूरज हमारा है, वो तो क्या है, देखो वो तो बेटा सभी का है, वो तो यूएसए का भी है, जापान का भी है, नॉर्वे का भी है, स्वीडन का भी है, चाइना, पाकिस्तान, वो तो सभी का है। तो इसके ऊपर अकेले हम नहीं कह सकते कि ये हमारा है। तो ऐसी चीज जिसके ऊपर पूरा इंटरनेशनल लेवल का जिसका हक होता है, अधिकार होता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर देखिए वो ये आ गया जो मैंने आपको बताया था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे शॉर्ट में EEZ बोला जाता है। बियॉन्ड 200 नॉटिकल, बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, यानी कि से दूर, यानी कि 200 नॉटिकल जो माइल तक का एरिया होता है उस पे तो हमारा हक होता है। किसी भी देश के जो कोस्टल एरियाज होते हैं उस देश के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स तक का तो उस देश का हक होता है, बट 200 से आगे का जो इसका ओशियन का जो एरिया होता है वहां पर हमारा कोई हक नहीं होता है। वहां पर जो भी चीज है, वहां पर जो भी सब कुछ है, वो किसका, उसके ऊपर किसका आ जाता है, उस पर हमारा कोई हक नहीं होता, उस पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का उस पर अधिकार आ जाता है। अगर वहां पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उससे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई कार्य कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। ओके, आगे अब देखिए, आगे नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो इसको भी अलग अलग 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट देखिए इसका पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे देखिए किसी के अंदर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है उस चीज़ को, उस चीज़ की उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, लेकिन क्या है वो कैपेसिटी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। जैसे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन या इन बियॉन्ड क्षेत्र, मतलब किसी एरिया के अंदर क्या है कि वहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत अधिक मात्रा के अंदर बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज, लेकिन उनका अब तक भी यूज नहीं किया गया है, तो वो क्या है पोटेंशियल के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब राजस्थान का एरिया आप ले लीजिए, राजस्थान क्या पूरा कैसा है, डेजर्ट एरिया है। वहाँ पर क्या है चारों तरफ बड़े बड़े वहाँ पे ट्रीज नहीं है, वहाँ पर क्या है छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पे क्या है चारों तरफ वो खुला एरिया होता है, तो वहाँ पे जो विंड है वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो उस एरिया के अंदर क्या है, अगर विंड मिल लगाई जाए तो वहाँ पर क्या है बहुत अधिक मात्रा में जो विंड एनर्जी है उसे गेन किया जा सकता है। लेकिन क्या है, किया जा सकता है लेकिन किया नहीं जा रहा है। हमको पता है, सरकार को पता है कि उस जगह वो एक एरिया ऐसा है जहाँ से क्या है बहुत अधिक हमें बेनिफिट हो सकता है, बट उसे यूज नहीं किया जा रहा है। मतलब जानबूझकर आंख बंद करके रहना, एक तरह से वो चीज हो जाती है। जैसे अब जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज देख लीजिए बेटा, हमारे जो इंडिया की अगर मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 9 जो स्टेट्स हैं वो क्या है कोस्टल एरिया में आते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग की हो, मैप रीडिंग की है, तो उसके अंदर जो 9 स्टेट्स हैं वो कोस्टल एरिया में आते हैं। तो इसके अंदर जो 5 स्टेट्स हैं वो तो आते हैं बेटा हमारे किस साइड में, जो आपका वेस्टर्न साइड है उस साइड में तो 5 स्टेट्स आते हैं, जो ईस्टर्न साइड है उसके अंदर 4 स्टेट्स आते हैं, टोटल 9 स्टेट्स आते हैं। तो सभी को पता है जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर क्या है, जहाँ पे भी कोस्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, पानी होगा, और जहाँ पानी होगा वहाँ पर क्या होगा, टाइड्स आएंगे। तो टाइड्स हैं यानी कि वहाँ पर, तो वहाँ से क्या है टाइडल एनर्जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइडल एनर्जी को गेन किया जा सकता है, सबको पता है, बट लेकिन कोई भी नहीं करता है। तो कहने का मतलब है पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ बेटा कि उसके अंदर वो एबिलिटी है लेकिन उस एबिलिटी को बाहर नहीं निकाला जा रहा है, उसको सही यूज नहीं किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। देखिए डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब इसके भी देखो नाम से ही पता लग रहा है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, कि ऐसे संसाधन जिसका हमने प्रयोग यूज़ कर लिया है, हमें उस चीज़ के बारे में पता है, हमने उसको यूज़ भी कर लिया है, और हमें ये भी पता है कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, आगे हम फ्यूचर में कितने समय तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय है जैसे किसी स्टूडेंट के अंदर बहुत अधिक एबिलिटी है, बहुत पोटेंशियल है वो बच्चा, बट पोटेंशियल में तो क्या आता है, हमें पता है कि वो बच्चा कर सकता है, बट उसे किसी कारण से उसे उसकी एबिलिटी को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। और डेवलप में क्या फ़र्क आ जाता है, हमें पता है उसके अंदर एबिलिटी है,
और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, हम उसकी उस एबिलिटी को हम यूज़ कर भी रहे हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो वो होता है डेवलप रिसोर्स। ओके, आगे देखिए स्टॉक, ध्यान से देखना बेटा, इसमें बिल्कुल माइनर फर्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है स्टॉक। स्टॉक में देखिए मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब देखिए बेटा, अब स्टॉक का मतलब, वैसे तो देखिए स्टॉक का मतलब क्या होता है, भंडार, मतलब इकट्ठा करके रखना, भंडार। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि हमें तो भाई उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो उसका ऑलरेडी स्टॉक है बहुत सारा, हमारे पास वो, मतलब वो स्टॉक पे स्टॉक हो जा रहा है, इकट्ठे पे इकट्ठा करते जा रहे हैं, बट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल भी है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। यानी कि हमें ये नहीं पता है कि उस चीज़ को हम कैसे यूज़ करें, उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टॉक तो है हमारे पास, चीज़ें तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, बट हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्निक नहीं है हमारे पास कि हम उस टेक्निक के द्वारा उस चीज़ को कैसे यूज़ में लाएं। तो वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। इसका देखो बेटा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे वाटर है, पानी, हम सबको पता है कि पानी के अंदर दो मेन कंपोनेंट गैस होती हैं, कंपाउंड गैस होती है, कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देखिए इस समय रिसेंटली क्या चल रहा है, रिसेंटली आप सभी को पता है बेटा कोरोना चल रहा है और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो रही है इस समय। तभी देखो ये हम लोगों को क्या है, ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ रही हैं, तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेजेस चल रही हैं चारों तरफ। जिधर देखो बेटा कोरोना की वजह से बहुत ही त्राही त्राही मची हुई है, मतलब ये लगा लो इससे बड़ी प्रलय नहीं हो सकती है। तो हम सभी को पता है, देखो जो वाटर है, वाटर के अंदर दो कंपोनेंट है मेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इस समय देखिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है ऑक्सीजन की। तो हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब सही जो टेक्निक्स नहीं, हमें पता कि हम कैसे पानी में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम निकाल के अलग कर सकते हैं और हम आगे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे पास वो चीज़ तो है बट नो हाउ टू यूज़, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है, तो वो चीज़ क्या हमारे लिए बेकार हो जाती है, तो वो स्टॉक कहलाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट आता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है संचित, मतलब इकट्ठा करके रखा हुआ। देखिए इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, स्टॉक में और रिजर्व में देखो क्या फर्क आता है। विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल। अब इसके अंदर देखो क्या फर्क आ गया है, हमारे पास चीज भी है लेकिन क्या है, हमें टेक्निक भी आ गया, पता है कि हमें इस चीज को कैसे यूज करना है, नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। हमारे पास पोटेंशियल भी है, हमारे पास टेक्निक भी है, लेकिन हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। समझ गए बेटा, हमने मतलब उसको रिजर्व करके रखा हुआ है, हमारे पास वो मतलब बहुत अधिक मात्रा में उसकी जो है वो स्टॉक है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास क्या है, टेक्निक्स भी है, मतलब हमें कैसे यूज़ करना है वो भी पता है, लेकिन हमने उसे अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं है, हमने उसको स्टार्टिंग ही नहीं की है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो रिजर्व कहलाती है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिवर वाटर, जैसा हम सभी को पता है कि जो नदी का पानी है उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट की जा सकती है, बट हमारे टेक्निक भी है, लेकिन करे कौन, लेकिन हमने अभी तक उसे स्टार्ट नहीं किया है। तो वो क्या कहलाता है, वो रिजर्व के अंदर आता है। बेटा इसको अच्छे से चारों पॉइंट्स को एक बार फिर से, अगर समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा सुनना वीडियो को, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को इस पॉइंट्स क्लियर किए हैं। ओके बेटा, आगे अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आगे क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की, जो ये रिसोर्सेज हैं, जो ये रिसोर्सेज, इनका विकास, इनका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए जो जैसे हम सभी क्या सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हम क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ स्मूथ चलता रहे। तो उसके लिए क्या है, हमें अच्छे से अच्छे संसाधन, रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे। लेकिन क्या है, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल आपके घर से ही देती हूँ। जैसे इन्वर्टर बेटा सभी के घर में होता है, तो क्या होता है, इन्वर्टर की कैपेसिटी होती है कि
कि उसके अंदर जो है जब लाइट जाती है तो हम जब उसको हमें एक तरह से जब लाइट चली जाती है हमें उस समय यूज़ करने के लिए काम में आता है। लेकिन क्या है, अगर हम उसका रेकलेसली बुरी तरह से यूज़ करेंगे, जैसे लाइट जाते ही हमने क्या उसके अंदर आजकल तो जैसे एसी वाले इन्वर्टर भी आ गए, हमने एसी भी चला लिया, कूलर भी चला लिया, फैंस भी चला लिए, टीवी भी, हीटर भी, हमने सारी चीज़ें एक साथ चला ली, तो क्या होगा? ऑब्वियसली सभी को पता है बेटा क्या होगा, कि क्या होगा, वो एकदम से उसकी वो क्या है पीप बोलने लग जाएगी, पीप 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 पीप, वो पीप पीप करने लग जाएगा और वो क्या है इन्वर्टर बंद हो जाएगा। तो सब कुछ हमने एकदम से क्या है बुरी तरह से सब कुछ चला दिया, तो क्या है वो तभी तभी उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। लेकिन इसी जगह पर अगर हमने अपनी समझदारी दिखाई होती तो क्या है, जो अलग अलग रूम के अंदर फैन चलाकर बैठे हम सभी इकट्ठे एक ही रूम में बैठ जाते, जहाँ अलग अलग फैन चल रहे हैं वहाँ पर क्या है अलग अलग की बजाय फैन कम चलते, तो क्या है उसकी जो उसके अंदर स्टॉक है वो और ज़्यादा समय तक हम उसे चला सकते थे। लेकिन हमने उसको बुरी तरह से यूज़ किया और वो ख़त्म हो गया। तो सेम वही चीज़ है, इसके अंदर भी वही बताया गया है कि जो रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, उसको क्या हमने रेकलेसली उसको हमने बुरी तरह से यूज़ किया और वो क्या हुआ, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनकर आ गई। देखिए क्या क्या आई। डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों की लालच की वजह से जो रिसोर्सेज था उनका क्या है डेप्लीशन होता है, कम होते रिड्यूस होते चले गए, उनकी धीरे धीरे करके क्या है मात्रा कम होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट है accumulation of resources in few hands which in turn divide the society into two segments, that is हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। अब इसके अंदर क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो ये संसाधन है वो समाज के कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गए हैं कि वो क्या है उनको उसे यूज करना ही नहीं आ रहा है, और जिससे क्या हमारा जो समाज है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, यानी कि अमीर और गरीब। अब जो अमीर है वो तो क्या उन चीज़ों को बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं, उन्हें इनका यही नहीं पता कि अगर हम इनको बुरी तरह से यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और एक पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल गरीब है, जिन्हें बेचारों को कुछ भी मिला ही नहीं है। तो ये क्या है यहीं पे इस पॉइंट में यही बताया गया कि जो अमीर है वो उनको सब कुछ मिल गया, बट जो गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। और जो ये हम इतनी बुरी तरह से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ना केवल कि पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर बल्कि हमारी पूरी अर्थ के ऊपर क्या है प्रॉब्लम आ गई हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अब आप सभी ने देखा होगा बेटा जो ये है सीजन्स हैं ये क्या सब चेंज हो गए हैं, बारिश के मौसम में बारिश नहीं आती है, गर्मी में गर्मी नहीं है, सर्दी में सर्दी नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग्स चेंज, सब कुछ चेंज हो गया है। तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। ओजोन लेयर में डेप्लीशन यानी कि उसके अंदर क्या हो गया है वो ख़त्म होती जा रही है, उसके अंदर होल हो गया है ओजोन लेयर के अंदर। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन उसमें भी क्या है एक होल हो गया है। हम बुरी तरह से एसी को यूज़ कर रहे हैं, उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सीएफसी गैस निकलती है, वो क्या है ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, तभी तो देखिए आज क्या हाल हो रहा है, इंसान मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, एंड लैंड डिग्रेडेशन, और जो भूमि है, जो जमीन है, जो उपजाऊ, जो जिसपे कृषि की जाती है, खेती की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, उसको क्या है ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। तो क्या है धीरे धीरे करके क्या है हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो रहा है, हमारी अर्थ क्या है बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम के अंदर फंसती जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर, और जो हमारी प्लेनेट है, हमारी अर्थ है, उसका जो फ्यूचर है वो क्या है खतरे में पड़ता जा रहा है। इसके लिए हम सभी को अवेयर होना होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या है कुछ नेचुरल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को बिना प्लानिंग के करेंगे तो क्या है वो चीज़ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है एक प्लानिंग की जरूरत पड़ी, और इस प्लानिंग को क्या नाम दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए बेटा क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहा गया है सतत पोषणीय विकास, यानी कि सतत मीन्स मतलब लगा, इसका अर्थ क्या है कि
कि किसी चीज को हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। देखिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट को हमें डैमेज नहीं करना है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और ऐसा भी नहीं करना है कि हम अपने अपने लिए यूज करते जाएं और आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ भी ना बचे। जैसा वाटर है, सेव वाटर सेव लाइफ, ये कहा जाता है और बहुत ज़रूरी भी है बेटा। ये हम अपने अपने लिए सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे हैं। अगर हम इसको बुरी तरह से यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे पानी को, तो क्या है, आगे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा। कहने को हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारा पानी है, बट आप सबने पढ़ा होगा बेटा, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जो जिस पानी को हम यूज़ करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर, उसकी बहुत ही कम मात्रा है और धीरे धीरे करके क्या पानी की कमी आती जा रही है। तो हमें अपनी अर्थ को बचाना होगा, हमें वाटर को बचाना होगा, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है कि किसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और ऐसी चीज़ों को इस तरीके से यूज़ किए कि उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उन्हें सेव करके रख सके, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये देखिए क्या था बेटा, ये एक 1992 के अंदर, जून 1992 के अंदर एक मतलब सम्मेलन हुआ था। सभी लोगों ने मिलकर एक क्या है कमेटी बिठाई थी और उसके अंदर क्या एक मीटिंग की गई थी। तो इसके अंदर मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। ये ब्राज़ील का एक शहर है, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो, और उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। और सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, यानी कि पृथ्वी के ऊपर एक सबसे पहला अर्थ सम्मेलन किया गया था। और इसके अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि हाउ वी सेव अवर एनवायरमेंट, कि हम कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, और वैश्विक स्तर के ऊपर हम कैसे अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर रखे गए थे। और इसका जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडेप्टेड एजेंडा 21, और इसके लिए क्या है, इसके अंदर एजेंडा 21 को अडेप्ट किया गया था, अपनाया गया था। एंड कहा गया था कि जो 21st सेंचुरी के अंदर जैसे हम जा रहे हैं, 21st सेंचुरी के लिए हमें क्या है, एजेंडा 21 को अपनाना होगा, इसे हम अडॉप्ट करना होगा, तभी हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बट व्हाट इज एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या है, तो वो देखिए अब हम इसमें देखते हैं कि एजेंडा जो 21 था उसके अंदर क्या चीज़ बताई गई थी, कि ये क्या है, एजेंडा 21 क्या था और क्यों इसको बताया गया था। तो देखिए ये एजेंडा 21 क्या था बेटा, ये घोषणा थी। इट इज़ अ डेक्लेरेशन, ये घोषणा थी, साइन बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. तो देखिए ये क्या है, घोषणा की गई थी 1992 के अंदर, जो ये अभी मैंने आपको बताया कि रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, इसके अंदर क्या कहा गया था कि सभी देशों को एजेंडा 21 अपनाना चाहिए। और एजेंडा 21 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। इसके अंदर मेजर एक चीज के ऊपर क्या फोकस किया गया था, इसमें क्या कहा गया था कि हर देश को अपना एजेंडा 21 बनाना चाहिए कि कैसे हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। नेचुरल सी बात है बेटा, देखो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा ही व्यूज़ आएंगे, और उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव व्यूज़ भी हो सकते हैं, और बहुत सारे व्यूज़ आने के बाद क्या है, हम उससे एक अच्छा हमें मोटिव मिलता है और हम बहुत अच्छा उससे रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। यही था बेटा एजेंडा 21, इसके अंदर बताया गया था। तो बेटा ये मैंने आपको एक टॉपिक, इसको कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी अब मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का। फिर भी बेटा अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस करोगे। आपको जिस भी पॉइंट में जहाँ भी जो भी दिक्कत आती तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को, आपके पॉइंट्स को क्लियर कर सकूँ। और आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। ओके बेटा, थैंक यू।